बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन बल्कि जब भी नमाज़ पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें भी दुआओं में याद रखा करें। आप तो वैसे भी हर लम्हे हर सेकंड हमारे दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। आज हमने बात क्या करनी है, आपको पता है वीकेंड पे जब वीकेंड आता है, स्पेशली फ्राइडे के दिन हमारी कोशिश होती है, क्योंकि फ्राइडे को लास्ट डे होता है हमारे प्रोग्राम का मॉर्निंग एट होम का, फिर वीकेंड शो आ जाता है, फिर हम मंडे को वापस आते हैं। फ्राइडे को हमेशा कोशिश होती है कि कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसी डिस्कशन करें जिसके बारे में वीकेंड पे ओवर द वीकेंड आप सोचें, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी गाइडेंस दें जिसके थ्रू आप अपने आप को हेल्प आउट कर सकें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलें। तो इतने टॉपिक्स पे बात करते हैं तो सोचा कि आज ज़िंदगी में रंगों की अहमियत पे बात करें और ये सोचें कि ज़िंदगी बिना रंगों के कैसी होगी। अगर हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती तो हमारी लाइफ कैसे होती। एक वक्त था जब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, और अगर आप पुराने वक्तों की यूट्यूब पे चीज़ें ढूंढें और ब्लैक एंड वाइट एरा शोज़ की बात करें तो जब आप उनको देखते हैं तो उनको देखने का उतना मज़ा नहीं आता जितना कलर टीवी वाली चीज़ें देखने का हमें मज़ा आता है। हकीकत तो यह है कि सब रंगों का मतलब सब रंगों को थोड़ा अलग देखते हैं, अलग शेड्स, अलग टोन्स, अलग यूज़। किस तरह? क्योंकि हर इंसान की आइज़ का एक फ़र्क मामला होता है, लेकिन जनरल कलर्स जो होते हैं वो तो सभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, जो दुनिया के रंग बड़े म्यूटेड अंदाज में देखते हैं। हम रोज़ाना डिफरेंट किस्म के कलर्स जो हैं उनको देखते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। हर रंग का अपना एक मतलब होता है और ये हमारे जज्बात, सोच और एनर्जी पर सीधा जाके असर डालते हैं। तो अगर हम कलर्स की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट तो ह्यूज़ है, राइट, और उनको अक्सर लोग बोरिंग या मोनोटोनस कहते हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये कलर्स नहीं ह्यूज़ हैं तो ये बात सही होगी। रंग हमें हमारे मूड्स को पॉजिटिव करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, कभी कभी हमें रिलैक्स करने में भी मदद देते हैं। अब मैंने ना एक लिस्ट बनाई हुई है कलर्स की जो रेगुलरली हम लोग जो हमारी नज़रों के सामने आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना चाहूँगी। लाल रंग हो गया, रेड कलर हो गया, ये एनर्जी का कलर है, पैशन का कलर है, अलर्टनेस का कलर है। लाल रंग ये एकदम से देखें, आपने देखा तो एकदम से बंदा अलर्ट सा हो जाता है, जाग सा जाता है। फिर अगर हम ब्लू कलर की बात करें, नीले रंग की बात करें, नीला कलर जो है ये आपको काम डाउन करता है, आपके अंदर ट्रस्ट का एलिमेंट पैदा करता है, रिलैक्सेशन। इसीलिए अक्सर लोग जब इंटरव्यूज़ पे जाते हैं तो नीली रंग की कमीज़ पहन के जाते हैं या कम से कम नीली टाई पहनते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर, हरा रंग। जब हरे रंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रीन कलर हमारे जहन में आता है तो हम सोचते हैं पौधे, नेचर। और ग्रीन कलर जो है वो हमें रिलैक्स भी करता है, यानी कि पीस, सुकून हमारी ज़िंदगी में लाता है, और बैलेंस भी। तो ग्रीन कलर हमें नेचर के करीब भी लेके जाता है और नेचर के थ्रू हमें सुकून भी मिलता है और बैलेंस भी मिलता है। येलो कलर, अगर हम पीले रंग की बात करें, येलो कलर जो है वो खुशी का रंग है, ऑप्टिमिज्म का रंग है, वार्मथ का रंग है। आपने देखा जैसे कि हमने यहाँ पे अपने शो के ऊपर ये जो कुर्सियाँ ये पीले रंग की रखी हैं, पीछे ये जो एक आप लाइट देख रहे हैं इसके अंदर भी हमने येलो शेड दिया है। क्यों? क्योंकि ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म पैदा करता है, एक उमंग पैदा करता है ज़िंदगी जीने की। फिर पर्पल की अगर हम बात करें, पर्पल कलर जो है वो क्रिएटिविटी का कलर है, लग्जरी का कलर है और स्पिरिचुअलिटी का भी कलर है। अब मज़े की बात यह है कि बहुत से कलर्स जो हैं, जैसे कि अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रीन कलर को अक्सर जो है वो कनेक्ट किया जाता है स्पिरिचुअलिटी के साथ, राइट। कुछ ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद को कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, लेकिन ये जो कलर्स की मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंस डिस्कस की है, ये डिफरेंट कल्चर्स में भी एक डिफरेंट वैल्यू रखती हैं। फिर कलर्स जो हैं, जैसे ब्लू रंग जो है वो हमें सुकून देता है, रेड हमें एनर्जी देता है, ग्रीन कलर नेचर की तरफ लेके जाता है। कलर सिर्फ चीज़ों को खूबसूरत बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, मूड और एनर्जी को भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर रंग हमें ऑर्गेनाइज करने में भी मदद देते हैं। जैसे स्टॉप साइन को आप देखें, जैसे स्टॉप साइन हो गया तो वो रेड कलर का होता है। स्टॉप लाइट पे अगर आप रुकें गाड़ी की तो वो पीले रंग की लाइट आती है और फिर वो पीली या ऑरेंज कलर की लाइट होती है और फिर वो रेड पे कन्वर्ट हो जाती है। रोड के ऊपर आप येलो एंड वाइट स्ट्रिप्स देखते हैं जो लोगों को
एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके से किस तरफ आपने जाना है, किस तरफ नहीं। इवन इजिप्शियंस और चाइनीज़ लोग भी रंगों का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज के लिए भी करते थे और उसको हम कलर थेरेपी आज की दुनिया में बुलाते हैं। आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स रंगों का यूज़ कॉन्स्टेंटली करते हैं और उससे अपने इमोशंस को और अपने मैसेज को हम तक कन्वे करते हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपने कभी भी आजकल की दुनिया में ऐसा इश्तहार नहीं देखा होगा जो ब्लैक एंड वाइट होगा, उसमें हमेशा रंगों का इस्तेमाल होगा। अगर आप किसी ऑर्गेनिक, हर्बल या नेचुरल चीज़ की तरफ जाएंगे तो उसके कलर्स नॉर्मली जो हैं वो ग्रीन्स की तरफ जाएंगे या उस कलर फैमिली की तरफ जाएंगे। जब आप मतलब आप ये नोटिस करेंगे कि ब्रांड्स भी अपने कलर्स डिफाइन करते हैं। जैसे मेरी एक ब्रांड है जो मैंने स्किन केयर है क्या की बनाई, उसके अंदर मेरे कलर्स हैं वाइट एंड ग्रीन, राइट, अगेन नेचुरल ऑर्गेनिक के पॉइंट। जब एक और मैंने ब्रांड जो अभी अभी लॉन्च करने जा रही हूँ वो क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड है, अगेन ऑर्गेनिक, तो उसमें भी ग्रीन का इस्तेमाल किया है और साथ में खाकी कलर का और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। सो व्यूअर्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स घर के डेकोर करने की जब बात करते हैं, आप बच्चों के कमरों को देखें वर्सेस माँ बाप का कमरा वर्सेस लिविंग रूम या डाइनिंग रूम, हर कमरे के अंदर डिफरेंट किस्म की कलर टोन्स और डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐड की जाती हैं। सो ब्राइट एंड कलरफुल ब्राइट एंड चेयरफुल कलर्स जो हैं वो इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। डल कलर्स या ऐसे कलर्स जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं उनको डेमोस्ट्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू या डीमोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि बड़ी दफ़ा अगर आपने किसी को कोई ऐलान या कोई एक पॉइंट अक्रॉस करना है कि अलर्ट हो जाएं, तो उसमें आप अक्सर देखेंगे ब्लैक के साथ रेड का इस्तेमाल होगा। अगर ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो न्यूज़ चैनल्स पे तो वो लाल में आपको यूजुअली नज़र आती है या येलो में नज़र आएगी। अच्छी खबरें येलो में होती हैं, रेड में अक्सर बुरी खबरें शेयर की जाती हैं। रंग सिर्फ डेकोरेशन और ब्यूटी के लिए नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लर्निंग और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए व्यूअर्स कोशिश करनी चाहिए कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स अपने जो रंगों का इस्तेमाल है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी करें। अब जैसे कि मैं ज़रा हाइपर हूँ, गुस्सा मुझे जल्दी चढ़ता है, रेड का इस्तेमाल अपनी नज़रों के सामने, पहनना एक मुख्तलिफ बात है बट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेड इंसान को हाइपर कर देता है। ऑरेंज में अगर आप चले जाएं तो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। सो कलर्स का इस्तेमाल अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी करना चाहिए। व्यूअर्स, अब हम बढ़ेंगे किचन की तरफ और शेफ़ अनम से भी जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कलर्स जो हैं किचन में कितना रोल अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपने एक तरह मुझे डरा दिया जब आपने ये कहा कि रेड को देख के आपको थोड़ा गुस्सा आ जाए, तो मैंने कहा आज नहीं, व्हाट आई मीन इज कि होता ये कि जैसे कि आपका अगर बेडरूम है, हाँ, कुछ लोग अपने बेडरूम्स में एक दीवार को ना एक कलर कर देते हैं जिसको फीचर वॉल भी कहते हैं, और वो वॉल यूजुअली वो होती है जिसपे सामने टीवी शीवी लगा होता है, वो वॉल जिसको आप सबसे पहले अंदर आके देखते हैं। बिल्कुल। और वो वॉल वो भी वही होती है जिसकी तरफ आप बिस्तरे पे जब लेटे तो आप फेस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर आपकी नज़रों के सामने ब्राइट रेड कलर कॉन्स्टेंटली रहेगा तो आप बड़ी काम पर्सनैलिटी भी हैं तो आप ज़रा से हाइपर हो जाएंगे। ये एक नेचुरल इफेक्ट है। अब देखिए, आप मेरे सामने, आपने मरून कलर पहना हुआ है, हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे डाइवर्ट हो जाना है और मैंने गैस से बात करनी शुरू कर देनी है और चीज़ें करनी है। कॉन्स्टेंटली मेरी नज़र के सामने रेड 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 नहीं है, क्योंकि रेड का एक अपनी सिग्निफिकेंस है। मैं भी कभी कभी रेड पहनती हूँ जब मैंने वो जो कहते हैं ना स्टेटमेंट टाइप चीज़ पहनना होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सारे ही कलर्स पहनती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। ब्राउन्स थोड़ा अवॉइड करती हूँ बट ये क्योंकि रस्ट था तो इसलिए आई वाज ओके वेयरिंग इट। बट द फैक्ट इज कलर्स कुछ लोगों को पसंद, और मेरा फेवरेट कलर रेड है। मेरा फेवरेट कलर रेड और ऑरेंज है। तो जब मैंने ये रियलाइज किया तो मुझे समझ आई कि हाँ, पसंद तो आता है लेकिन हाइपर भी करता है। सो कलर्स का इस्तेमाल किचन में भी तो आप लोग करते हैं। बिल्कुल, वो शेफ के तौर पे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जब आप कलर्स पहनते हैं, आप जिस तरह के भी कलर पहनते हैं वो आपके मूड पे बहुत इफेक्ट करते हैं। अब जैसे मैं हूँ पर्सनली, मुझे लाइट कलर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे हमेशा से डार्क कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। आपको और मुझे ना भड़कीले रंग पसंद है। भड़कीले एंड डार्क नियॉन कलर्स पहना दें आप मुझे, इस टाइप के कलर्स मुझे बहुत पसंद है, मतलब डार्कर टोन्स। लाइटर टोन मुझे पर्सनली खुद ही नहीं अच्छी लगती। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, हाँ, किसी जगह पे, बिल्कुल, या आपका कहीं कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तो तब आप भड़कीले कपड़े नहीं पहन के जाएंगी। हाँ। तब आप कुछ सोबर और कुछ इस किस्म का। बट अगेन, जैसे कि हमने शेयर किया कि डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। आपको पता है कि आपने अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप ब्लू का इस्तेमाल करें, ग्रीन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल।
अगर आप शॉकिंग पिंक पहन के चले जाएंगे तो सबसे पहले जब इंसान के सामने आप आएंगे तो वो बहुत लाउड लगेगा। वो लाउड लगेगा। सो सिचुएशन के हिसाब से भी कलर का इस्तेमाल। बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिए आपके सामने रंगारंग सब्जियां पड़ी हैं, डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं। खाना भी जब हम मेन्यू भी बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शक्ल की चीज़ें हों। बिल्कुल वो कहते अगर सारे सालन एक रंग के हैं और हर चीज़ का एक ही कलर है तो आपका दस्तरखान भी बड़ा बोरिंग लगता है। बिल्कुल, आपने क्योंकि पहले देखना है और फिर उसके बाद खाना है। वैरायटी ऑफ कलर्स अगर आपकी टेबल पे पड़े होंगे तो वो एक तो अट्रैक्ट भी करेंगे और फिर आपका दिल भी करेगा हर उस डिश को टेस्ट करने का। अगर मेरी एक दफ़ा ना हमारे कुछ लोग होते हैं ना जो रेगुलरली आपके घर डिनर्स वगैरह पे आते हैं तो एकदम से कहते हैं आप हमेशा दाल और या तो कलरफुल सी मिक्स सब्जी या पालक पनीर ज़रूर बनवाती हैं बाकी खानों के साथ। मैंने कहा क्योंकि बाकी सारे सालन जो है वो ब्राउन से कलर के होते हैं, तो अगर आप पीली दाल बना लेते हैं और उसके साथ आप ग्रीन रंग की खड़ी खड़ी पालक पनीर बना लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आपके दस्तरखान पे कलर आ जाता है। फिर सैलेड्स मैं ज़रूर रखती हूँ टेबल पे, रायते 2 किस्म के, चटनियाँ, अचार वगैरह, ताकि दस्तरखान सजा हुआ लगे। वो एक ही ब्राउन 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 ब्राउन, चावल भी ब्राउन, सारा कुछ, मतलब चावल भी आप तड़के वाले बनाओ वो भी ब्राउन हो जाते हैं, सालन भी ब्राउन कलर का हो जाता है। वही सब जब आप मैं वैसे ये भी कहती हूँ कि जब आप आपके घर पे दावत हो ना, स्पेशली मेन्यू बड़ा सोच के डिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा, लोग ये नहीं करते। लोग जब अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं ना तो वो सिर्फ ये कहते हैं ये भी अच्छा बनता है, ये भी अच्छा, ये भी बनता है। हाँ। क्या करेंगे कि कॉन्टिनेंटल 2 चीज़ें आ गई, एक चाइनीज़ चीज़ आ गई और एक आपने देसी डाल दी। मेन्यू का कोई सिर पैर ही नहीं होता। खाने वाले को समझ ही नहीं आता कि मैंने किस डायरेक्शन में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप थीम के हिसाब से चलें और अगर बच्चे बड़े दोनों आ रहे हैं तो फिर ऐसा करें कि भाई आप या एक कुजीन में ही वेरिएशंस ले आए। बिल्कुल। जब आप 3-4 किस्म की चीज़ें सर्व करते हैं तो लोगों को समझ ही नहीं आता। अब तड़के वाले चावल बने हुए, साथ में आपने चिकन मंचूरियन बनाया हुआ है, अब चिकन मंचूरियन तड़के वाले चावल के साथ नहीं जाता। अब आप अलहदा से उसके लिए एग फ्राइड राइस बनाए, लेकिन आपने कोरमा बनाया है, अब कोरमे के साथ वो चाइनीज़ चावल नहीं चलेंगे, एग फ्राइड राइस। तो इसलिए मेन्यू की प्लानिंग हमेशा तरीके से करनी बिल्कुल ऐसा ही। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कलर्स और इस टॉपिक पे मज़ीद आगे डिस्कशन भी करेंगे। और आज एक और टॉपिक पे बड़ी ज़रूरी बात हमने करनी है, वो है रट्टा सिस्टम वर्सेस क्रिएटिवली सीख के चीज़ों को याद करना। दोनों में क्या फ़र्क है और आजकल की दुनिया में क्या अप्लाई करता है। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शेफ़ अनम हमारे साथ शेयर करेंगी आज की रेसिपी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं अनम के किचन में और मेरा बिल्कुल दिल नहीं है आज कुर्सी से उठने का। जैसे ही आई हूँ ब्रेक में इधर पास तो कहती है चले एप्रन पहने, मैंने कहा मन नहीं पहनना। फिर एप्रन पहन लिया, मैंने कहा मैं उठूंगी नहीं, कहती मैं ऑन एयर कह दूंगी। आ जाए, तैयारी कर ली। क्यों? अच्छा, सुबह सुबह हांडी रोटी मेरे से करवाती है ये। और मजे की बात, और पता है मैं हंसी क्या हूँ, मैं घर जाती हूँ तो घर वाले क्या कहते हैं, घर पे तो खाना नहीं बनाती हैं आप, सारा दिन आपको जब किचन में आपका मॉर्निंग शो देखे तो वहाँ पे हांडी पक रही होती है और अक्सर आप भी किचन में पाई जाती हैं। देखिए ये तो फिर जाती है घर वालों के साथ, बेचारों के। तो फिर ये करवाना छोड़ दो, मैं घर पे बना लूँ। दिन में मैं साथ में दिन में मतलब जो मुझे जगह मिले वहाँ पे मैं जाके हांडियाँ पकानी शुरू कर दूँ। ये वाला काम ज़्यादा सही है, शो वाला ये जरा। अच्छा जी, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था क्योंकि वो तकरीबन हो गया था ब्राउन। अच्छा जी, आज की रेसिपी जो है वो बड़ी ही मज़ेदार, और आपको पता है कि ये जिस हब में अभी हम बैठे हैं ना उधर की फेमस है। बेसिकली हम लाहौर की फेमस है और है भी इधर लक्ष्मी की ये फेमस है दाल। आज हम कश्मीरी दाल चावल बनाने लगे हैं। इसमें अब हमने क्या डाला है? इसके अंदर अब डालेंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट इसका मसाला बनाना है। उसके बाद ये रेसिपी 3 स्टेप्स के अंदर है, वो स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी कश्मीरी दाल जो है बिल्कुल ऑथेंटिक कश्मीरी दाल जो है आपकी बन जाएगी। ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो आप इसके अंदर ये मसाले डाल दीजिएगा ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर आपने ये टमाटर डालकर अच्छी तरीके से कुक करने हैं अनटिल अनलेस इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमें ये ग्रेवी की शक्ल में मिल जाए। तो मैं तब तक आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स जी, कश्मीरी दाल के लिए हमें दाल चना चाहिए तकरीबन 2 कप के करीब।
मसूर की दाल आधा कप, नमक हस्बे जायका। चिकन के लिए हमें मुर्गी का गोश्त चाहिए 1 किलो, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 3 अदद, प्याज 2 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। गरम मसाले के लिए काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, काला ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, हरी इलायची 2 अदद, काली इलायची 1 अदद, जायफल 1 अदद, जलवत्री 1 अदद, दालचीनी 1 अदद और बादियान के फूल इसके अंदर तकरीबन जाएंगे 1 अदद। तड़के के लिए घी हम 1 कप यूज़ करेंगे, अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च हस्बे ज़रूरत, धनिया हस्बे ज़रूरत और हरी मिर्चें हम यूज़ करेंगे इसकी गार्निश के लिए। अब स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपने घी ले लेना है। इस रेसिपी का मेन एलिमेंट जो है वो घी होगा और ये रेसिपी घी में ही रेडी होगी। देसी घी में देसी बनाएंगे तो घी बहुत ही मज़ा अच्छा आएगा। एलिमेंट आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो तो मटन की होती है, कश्मीरी दाल, लेकिन आप उसको चिकन या बीफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली उसमें रेशा बहुत अच्छा निकल कर आता है। सबसे पहला स्टेप आपने घी में प्याज डाल लेना है, उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके आपने अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर लेना है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने सारे मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले डालकर साथ ही आपने लहसुन अदरक की पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट कुक करना है ताकि अच्छे से जो है आपके प्याज और लहसुन अदरक मसाले के साथ भून जाए। फिर आपने उसके अंदर 2 से 3 अदर टमाटर को ब्लेंड करके अच्छी तरीके से छिलके के बगैर आपने अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर लेना और ब्लेंड करके आपने उसको तब तक पकाना है जब तक आपका जो है मसाला अच्छी तरीके से भुन ना जाए। इसमें हमने क्या बनाना है? इसमें हम राइस रेडी करेंगे। तो राइस के लिए आप बेशक जो है ये थोड़ा सा चल रहा है चूल्हा, ये ले, ये साबुत गरम मसाला जो है इसके साथ बेसिकली जीरे वाले राइस होते हैं तो ये बड़ा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप इसको अभी तड़के वाले चावलों की बात कर रहे थे तो एक्चुअली तड़के वाले चावल यही होते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर वो डाल दें, क्या उसको कहते हैं, चिकन पाउडर, तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर और एनहांस। बिल्कुल, वो चिकन की स्टॉक भी हमारे पास पड़ी है। अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या किया है, चिकन विद बोन्स हमने लिया है और उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है नमक और काली मिर्चें डालकर। आप जब घर में बनाएंगे तो आप ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, मैं जस्ट फॉर द टाइम के बचाने के लिए मैंने चिकन को इस तरीके से जो है वो श्रेड कर लिया है। अदर देन आपने मसाले के साथ ही चिकन को कुक कर लेना है और इसको इतनी देर पकाना है कि जब तक चिकन के अच्छे से रेशे ना निकले। चावलों का बताइए। अच्छा, आप इसके अंदर पानी डाल दें, थोड़ा सा यखनी ना डालें? पानी डालें क्योंकि यखनी हमने इसमें दाल में भी डालनी। पानी डालकर कितना डालूं? बस थोड़ा सा भी डालें और साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक कितना डालूं? डाल दें 2 चम्मच। कब डाल दें? डाल दें 2-2.5 चम्मच डाल दें क्योंकि बस बहुत है, थोड़ा सा और डाल दें। फैसला कर लो कि क्या चाहती हो। अच्छा, और इसके बाद जो है ये सोख हुए हुए राइस है, ये हम इसके अंदर डालकर इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे और ये अच्छी तरीके से जैसे ही पक जाएंगे तो हम इसमें यखनी कब डालनी है, किस स्टेज पे? अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा ना, क्योंकि अभी पानी कम है तो थोड़ा सा हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर जो है अपनी दाल में यखनी डालेंगे। अच्छा जी, चिकन को आपने मसाले के साथ पका लेना और इतना आपने इसको अच्छी तरीके से कुक करना है कि चिकन अपने आप ही जो है वो हड्डी से अलहदा हो जाए। आपने फिर हड्डियाँ अलहदा कर देनी है और चिकन को अच्छी तरीके से पका लेना है। अब बारी आ जाती है दाल की। दाल इसमें 2 कप के करीब दाल चना जाएगी, छोटी वाली चना दाल, और उसके बाद इसके अंदर साथ में डाल जाएगी ऑरेंज वाली जो ये पानी की मिकदार ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मसूर की दाल इसके अंदर जाएगी। आपने ये सारा प्रोसीजर, मैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से दाल को पका के लेके आई हूँ, लेकिन आपने सारी चीज़ों को एक साथ ही कंबाइन करके जो है वो पकाना है। दाल को मैंने क्या किया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर अच्छी तरीके से पका लिया और इतना पकाया है कि दाल बिल्कुल इस वक्त जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गई हुई है कि उसमें जो है बिल्कुल भी आपको कोई भी दाल का ग्रेन नज़र नहीं आएगा। अब अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्टेज क्या है? बस इसका थोड़ा सा मसाला और भून जाए, कच्चापन जो है इसका निकल जाए, और साथ में आप बेशक ये चिकन डाल दें ताकि वो भी इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल ठीक। अब आपने इसको इतना कुक कर लेना है कि जैसे ही मसाला भून जाएगा हम ये दाल जो है इसमें डाल देंगे और साथ में जो हमने चिकन की यखनी जो हमने स्टॉक निकाली थी वो डाल देंगे साथ में, और इसको तकरीबन
अगर आपके पास थोड़ा लंबा टाइम है, 2-3 घंटे का टाइम है, तो आप इसको 2-3 घंटे पकाएं दाल को अच्छे तरीके से। बेशक थोड़ा थोड़ा बीच में आप उसके अंदर स्टॉक ऐड करते जाएं या पानी ऐड करते जाएं, उसकी कंसिस्टेंसी ताकि नॉर्मल रहे। उसके साथ आपने इसको पकाना है और तब तक पकाते जाएं जब तक सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। जब ये सब कुछ हो जाएगा रेडी, तो जो साबुत गरम मसाले की मैंने आपको एक रेसिपी बताई है, वो मसाला इसमें चला जाएगा। तड़के के लिए घी लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे, साबुत गोल मिर्चें डालेंगे और दाल को तड़का लगा देंगे। उधर अब बारी आ जाती है मेरे कप में क्या है? यखनी। व्यूअर्स, आई नो कि बहुत से लोगों को शौक़ है सुबह सुबह चाय पीने का, लेकिन अगर आप मेरी तरह सुबह के वक्त जागते हैं और आपके गले में 100 मसाइल चल रहे होते हैं और इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट सर्दियों में हर रोज़ सुबह आप देखें। मैं मंडे को जब ऑन एयर आई थी तो मेरा हाल ख़राब था ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मेरा इतना, मुझे कहते ना जिसको पंजाब कहते ना हालत टाइट हुई थी। लेकिन ये मुझे किसी ने रिकमेंडेशन दी कि सुबह ना मटन की या बीफ की यखनी आधा कप पी लिया करो। ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, बट हाफ कप आप यखनी अगर सुबह के टाइम पी लें तो आपको एक तो जनरली भी सुकून मिलेगा और आपकी इनसाइड और आपको वो जो कहते हैं ना कोलेजन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो अगर आपने यखनी पीनी है तो उसका सबसे बेस्ट जो मीट है वो तो या तो फिर आप नेक का लें या फिर आप शोल्डर का लें। ये दोनों ही बहुत अच्छा जो है आपको इसका मतलब आउटकम मिलेगा। उसके बाद आपने जो है ज़ीरा राइस की आपको रेसिपी बता देती हूँ। ज़ीरा राइस के लिए चावल हमें 1 किलो चाहिए, पानी हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, हरी इलायची इसमें जाएगी 2 अदद के करीब, लौंग 4 अदद, नमक इसमें आधा खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, कड़ी पत्ता 1 अदद, काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत, दालचीनी 2 अदद और जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत। सारी चीज़ें डालकर पहले आपने घी ले लेना, उसमें साबुत गरम मसाले को हल्का सा कड़कड़ा लेना है। जैसे ही वो हो जाए साथ ही आपने इसके अंदर राइस डाल देने, थोड़ी सी चिकन स्टॉक डाल दें, पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे, बिल्कुल माइनर सा कि हल्का सा आपको कहीं कहीं येलो राइस मिले, और उसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का, तो आपका जो है वो ज़बरदस्त किस्म के ज़ीरा राइस रेडी हो जाएंगे। अब बस ये हो अब मैंने एक काम किया था व्यूअर्स, क्योंकि पानी जो नॉर्मली मैं हमेशा एक ही बात रेकमेंड करती हूँ कि जब आप चावल बॉईल कर रहे हो ना, तो एक साइड पे जब आपने इस तरह तड़के वगैरह वाले बनाने हो, क्योंकि ऊपर से फिर आप ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया कि ठंडा था तो मैंने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, जैसे ही उसका बबलिंग हुई मैंने हटा दिया उसको। क्यों? ताकि वो खुला बने, ताकि जो चावलों में पानी है वो थोड़ा सा निकल भी जाए, भी हो जाए। और उससे ये भी होता है कि आपके चावल जो हैं वो मतलब बैठने का डर नहीं होता, खड़े खड़े खिले खिले चावल बनते हैं। तो बट अगर आप इलेक्ट्रिक केटल या किसी भी केतली के अंदर पानी साइड पे पहले बॉईल कर लें और साथ में अपना राइस का प्रोसीजर शुरू करें तो उससे बड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, तो अब बस हमने इसको 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे और ये दाल एज इट इज़ इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको पकने देंगे। मैं तब तक इसको पकने दूंगी लास्ट, जब तक जो है हमारा शो की क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक ये दाल तकरीबन अब 1.5 घंटा पकती ही रहेगी। वैसे हमारी दाल और मसाला सब कुछ कुकड है, लेकिन ये जितनी देर पकती रहेगी, जितनी देर ये सिमर होती रहेगी, उतना अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ। और इसके साथ हम बनाएंगे कचूमर सैलड है, इसके साथ मिंट चटनी बनाएंगे, इसके साथ हम बनाएंगे अचारी हरी मिर्चें और साथ में पापड़, पूरे लवाजमात के साथ जो है। मज़ा तो तब आता है ना जब लवाजमात पूरी हो। तो दाल चावल जो है वो बेसिक आपने दाल चावल नहीं रखने, दाल चावल के साथ जब सारे उसके लवाजमात अचार, फिर आपको ना एक्स्ट्रा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग फिर शामी कबाब फ्राई कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें फ्राई करके रख रहे होते हैं कि सिर्फ दाल चावल है। सिर्फ दाल चावल की तरह नहीं फील करती जब आप थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे राइस भी हो रहे हैं। बिल्कुल। अब आप बेशक दाल डाल दें इसके अंदर, आप दाल पोर करें, मैं उसको साथ साथ मिक्स करें। हाँ, ये हमारी आ गई दाल। ओ सॉरी, अब ये दाल इसके अंदर चली गई है। अब वो जो रिमेनिंग स्टॉक जितनी थी वो आप इसमें डाल दें। अगर हमें और की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको, बट अगर यखनी में बनाएं तो वैसे बेस्ट, ज़्यादा बेस्ट है ऑप्शन। वही वाली बात है ना, जब हम कहते हैं कि फ्लेवर फलां जगह का बहुत अच्छा था, क्योंकि वो फिर जो सारी ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ये आप करेंगे तो तब वो उसका मज़े का एक टेस्ट और फील आएगा ना। ये देखें बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आप अगर अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो उससे एक तो ये होता है कि आपका खाना बड़ा अच्छा बन जाता है और उसके अंदर फुल ऑफ फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए यखनी भी चली गई और अब ये हम दाल छोड़ देंगे पकने के लिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हम एक्चुअली बात करेंगे औरा की,
आप कहेंगे ऑरा क्या है, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑरा क्या है, और ये जो हम कलर्स की बात कर रहे थे उसका कितना अमल दखल होता है हमारी ज़िंदगी में, और हम उन्हीं कलर्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए, कामयाब होने के लिए, ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत बड़ा हमारे लिए ऑनर है कि आज एक ऐसी पर्सनालिटी ने हमें सेट पे ज्वाइन किया है जो होते तो यूजुअली इंग्लैंड में ही हैं, लेकिन आजकल क्योंकि हमें पता चला कि हमारे प्यारे भाई इन टाउन हैं तो हम इनको ज़रूर तकलीफ़ दें, इसलिए नहीं क्योंकि मिलने का दिल था, वो भी था क्योंकि हम फ़ैन भी हैं, लेकिन ये बातें ऐसी करते हैं जो बाहर के मुल्क में तो अब अल्लाह का शुक्र है कि पहले से काफ़ी हद तक आम हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इस चीज़ के बारे में उस तरह से बात नहीं होती। जैसे कि हमने कलर्स की शुरू में बात की कि कलर्स का हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी ज़िंदगी पे, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे ताल्लुकात में कितना ज़्यादा रंगों का असर होता है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आज ऑरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको गाइडेंस दिलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। अगर आप ऑनलाइन सर्च करें इनका नाम डाल के तो बड़ी जगह पे आता है वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑरा हीलर, ये गूगल रैंक्ड हैं। ऑरा एक्सपर्ट एंड ऑरा हीलर इजाज़ अहमद ख़ान आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये गिला है कि आप लोगों के पॉडकास्ट पे बैठ गए, बहन के प्रोग्राम पे पहले नहीं आए। देखें, सबसे पहले आपको स्टेट चैनल पे आना चाहिए था, बात आपकी जिम्मेदारी है। बात ऐसी है कि जब आप किसी ख़ास जगह पे जाते हैं तो आपके लिए ख़ास प्रोटोकॉल होते हैं। तो मैंने अपनी बहन के सामने जाना, उनका इतना कद है, कितना काट है, इतनी फॉलोइंग है। मेरी बेटी आपकी बड़ी, अब मेरी भी तो बेटी है, मगर मेरी एक और जो बेटी वो आपकी बड़ी फ़ैन है वहाँ पे। आपने फेमिनिन आवाज़ को ना बड़ा किया है, आपने हक बोला है, आपने सच बोला है, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि हम सच्चाई के रास्ते पे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा एजाज भाई, सबसे पहले तो मुझे पता है कि हमारी टेक्निकली पहली मुलाकात है आज, लेकिन क्योंकि मैं आपकी फ़ैन हूँ, आपको फॉलो भी करती हूँ, और बहुत से लोग जो आपको देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ वो पता है एजाज भाई ने ये वाली बात की थी, देखी थी वो वाली वीडियो, तो हम अक्सर एक दूसरे को चीज़ें भी भेजते रहते हैं। तो एक तो आज आपसे मिल के भी बहुत अच्छा इस पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग फ़ैन। तो एजाज भाई, सबसे पहले क्योंकि आप ऑरा की बात करते हैं, आप ऑरा को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑरा की बातें करने से पहले ऑरा हमें डिफ़ाइन कर दें, ये चीज़ क्या है? देखिए, आप जब भी कोई चीज़ समझाते हैं तो उसके एक पैटर्न होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे देखता हूँ, ये जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं, और अगर आपका दिन का आगाज़ मेरे अल्लाह के शुक्र से हो जाए, होप से हो जाए, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और हज़ारों लोगों को वो आप अपनी वो नेगेटिव एनर्जी से बचा लेते हैं जो फेयर से क्रिएट होती है। तो ये जो मॉर्निंग, हम आज बात करेंगे खूबसूरत चीज़ों की, हम बात करेंगे होप की, हम बात करेंगे अपनी चीज़ों को आगे करने की, हम आज फेयर की कोई बात नहीं करेंगे। एजाज भाई, मेरी एक्चुअली ख्वाहिश ये है कि हम आज स्पेसिफिक चीज़ों को, जैसे कि एक ताल्लुक़ होता है मियाँ बीवी का जी, उसमें भी अगर ऑरा मैच ना करे या एनर्जी मैच ना करे तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। काम में भी अगर आप काम पे जाते हैं और आपको लगता है कि मैं सेटल ही नहीं हो रहा हूँ काम पे, अब आप 70 लोगों की ऑरा नहीं बदल सकते, ऐसे ही आप अपनी ऑरा बदल सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अगर यंग जैसे लोग होते हैं, हमारा यूथ जो है, जॉब्स नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेट हुए हैं, जब भी इंटरव्यू पे जाते हैं उनका इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, मुलाकात के बाद उनको कोई रखता नहीं है, क्वालिफिकेशन उतनी है जितनी बाकियों की, बल्कि ज़्यादा है। तो ऑराज जो हैं जी, उनको सीधा करना भी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका ऑरा, मैं आपके तवज्जुह से आज अपने बहन भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो ऑरा की वजह से ठीक नहीं होते, अगर आपके फाइनेंस ठीक नहीं है तो वो भी ऑरा की वजह से ठीक नहीं होते, अगर आपका लोगों के साथ मिलना और अपनी जहनी और जिस्मानी रूहानी हमआहंगी नहीं होती तो वो भी ऑरा की वजह से। ऑरा आपका मेन इम्यून सिस्टम है, आपके इर्द गिर्द एक शील्ड है जुगन, और वो एक हाला है। जब आप किसी जगह से जाती है तो सबसे पहले ये शील्ड उनके शील्ड से इंटरेक्ट करता है, तो वो उसी वक्त फैसला करते हैं कि उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में लेना
ये आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करना है। और एक ऐसी खुशबू है कि वो जिस चीज़ को पहुंचेगी तो उसने आपको या सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये एनर्जी चैनल्स मेरे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाए, इसलिए अब तो कैमरे से आप देख सकते हैं। क्या एजाज भाई आप किसी और का ऑरा अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो आप बात करें ना, आपने जैसे ही बात की मेरे जहन में आया मॉर्निंग शो। देखिए प्रोग्राम में हर रोज़ नए लोगों से कुछ नए लोगों से मुलाकात होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिपीट पे आते हैं। कभी कभी लोग आते हैं सेट पे, आप बड़े अच्छे मूड में होते हैं, बड़े पॉजिटिव मूड में आते हैं, अभी उन्होंने आपको सलाम भी नहीं किया था और एकदम से ना आपके कंधे जकड़े जाते हैं और आपको लगता है जैसे किसी ने ऐसे आपको अंदर से कर दिया। Exactly. अब आपका जी चाह रहा है कि आप उस इंसान से प्रोफेशनली बड़े अच्छी तरह मगर बातचीत करें, distance रखें। लेकिन आपके दिल जो है वो आपको कह रहा है कि यार इस बंदे से परे रहो। Stay away, stay लेकिन अब नौकरी है, रोजी रोटी है, हर बंदे को इज्जत देनी है क्योंकि घर आए हुए हैं आपके। बात ऐसा है कि अगर आपको शील्ड करना नहीं आता अपना ऑरा, कुछ लोग होते हैं, वो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि वो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। उनकी ज़िंदगी हसरत से शुरू होती है और हसरत में गुजर जाती है। अगर आप अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों पे की तकसीम पे मुतमईन नहीं है, देखें जो आपको मेरे अल्लाह ने दिया वो मुझे तो नहीं दिया ना, जो मुझे दिया वो हमारे किसी और बहन भाई को नहीं दिया। इस तरह हम सब की तकसीम में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे हिस्से में आई हैं जो एक को दूसरे को नहीं मिली। मौला अली का कॉल है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। नहीं मिलता। और जब हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि शर्त मेहनत है। जी। ये नहीं है कि बस घर बैठ के वेट करो, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली। हम शॉर्टकट चाहते हैं ज़्यादा, हम सब शॉर्टकट की तरफ आते हैं। तो अब पहले इनको बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑरा होता क्या है। जो हमारे नए बहन भाई हैं, आपकी जिस तरह आपका मोबाइल चार्ज किए बगैर नहीं चलता, जिस तरह टेलीविज़न की स्विच लगाना पड़ता है, इस तरह मेरे अल्लाह ने आपकी बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स रखे हुए हैं, जिसमें एक रेड है, एक येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, उसके बाद फिर आपकी ब्लू है, उसके बाद इंडिगो है, फिर पर्पल है। ये तमाम बेसिकली द रेनबो। रेनबो, यस, दैट्स यू कैन कॉल इट इन अ वेरी इजी वे। तो सर फिर एक एक करके उन पे बात ना करें, हर जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ है और क्या है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वन बाय वन बात One by करते one। हैं। हम शुरू करते हैं रूट चक्र से। रूट चक्र आपका, ये चक्र लोग पहले ये समझते थे कोई हिंदू मिथोलॉजी है। नॉट एट ऑल। अच्छा, इसको ची कह सकते हैं आप, इसको चक्रा कह सकते हैं आप, इसको एनर्जी पॉइंट कह सकते हैं। तो ये 7 होते हैं। पहला जो रेड होता है वो इसलिए होता है कि ये आपकी मैनेजमेंट बनाता है, आपके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है कि आप चीज़ों को करना, आपकी प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली। तो वो उसको हम रेड कहते हैं। फिर उससे ऊपर जिसको हम सैक्रल कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, क्योंकि अगर किसी की सैक्रल एनर्जी ऑरेंज कम हो जाए तो उसकी ज़िंदगी से फेमिनिन एनर्जी ख़त्म हो जाती है। चाहे वो जितने अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छी तैयार हो, अच्छी तरह बात करें, मगर अगर उनकी फेमिनिन एनर्जी कम है ना तो लोग उनकी एक्सेप्टनेस ख़त्म कर देते हैं। लोग क्या, पेट भी ख़त्म कर देते हैं। फिर पेट क्या, ये जो आपके बेजान एस्पेक्ट हैं ये सब एनर्जी से बने। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अगर कोई बंदा एक मेज़ खींचता तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती, मगर वही बंदा अगर वो उस मेज़ को खींचता है तो उसमें से एक बड़ी भयानक सी आवाज़ आती है, क्योंकि आपकी कभी कभी एनर्जी दूसरी एनर्जी को अलाउ नहीं करती। और सर यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो व्यूअर्स, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो प्लीज़ करेक्ट मी सर, कि आपका और ऑरा और एनर्जी हर जानदार चीज़ का है, पौधों का भी, चरिंद परिंद का भी, जानवरों का भी। कभी नोटिस किया है कि आप एक जानवर घर में लेके आते हैं, सडनली आपके घर में सबका मूड पॉजिटिव हो जाता है और सबकी एनर्जी बदल जाती है। और कभी आप ऐसा जानवर घर में लेके आते हैं, उसका अगर ऑरा नेगेटिव है तो सारे इर्द गिर्द वालों में फूट पड़नी शुरू हो जाती है। बिल्ली, कैट क्या करती है कि जब वो पर्प करती है तो आपके ऑरा को ही क्लीन कर रही होती है बेसिकली। बिल्ली के अंदर ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, सारे जानवर में अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे Dogs, cats। डॉग कैट्स कि वो आपके साथ सस्टेन कर लेते हैं। अच्छा, ऑरेंज के बाद जो एक आता है येलो, ठीक है, उसको सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। सोलर प्लेक्सिस अगर कम हो तो आपके फाइनेंस कम हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में तो नॉर्मली लोग एक ही चीज़ पूछते हैं नॉर्मली कि फाइनेंस कैसे ठीक होते हैं। हमारी ख्वाहिशों के जो कुएँ हैं ना वो हमने अपने कद से ज़्यादा कर दिए। हमने आपकी तवज्जो से मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि कोई भी ऑरा हीलिंग, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, कोई भी फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, ये सब जुड़े हुए हैं आपके ब्रेन के साथ। और आपका ब्रेन अगर लो फ्रिक्वेंसी पर रहेगा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन लो होना शुरू हो जाएगी, तो ये जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, जितनी रिजेक्शंस हैं, ये सब लो फ्रिक्वेंसी की चीज़ें हैं।
और हाई फ्रिक्वेंसी पे आपको क्या लेके जाती है? ग्रेटिट्यूड। आप जैसे जैसे मेरे अल्लाह ताला के, शुक्र और उसके साथ सब्र, क्योंकि सब्र शुक्र इसीलिए एक ही वर्ड ऑलमोस्ट बना के लोग प्रेजेंट करते हैं। देखिए सब्र का मतलब होता है कि जो आपके पास है वो उसका एंजॉय करें, जो नहीं है उसका दुख अल्लाह को देना है, वो बेचैनी पूरी अल्लाह के हवाले करनी है, उसको तवक्कल में लेके आएंगे। उसके बाद आप एक खिड़की खोलेंगे कि अल्लाह शुक्र है मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी जो कि हाई हो जाती है कि कभी कभी वो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं भी होती वो भी आपकी तरह, आपकी बॉडी मैग्नेट है। जैसे कि हम अर्लियर बात कर रहे थे जाज भाई कि वो एक किताब आई थी द सीक्रेट, जी, जी। उससे पहले आप अगर उससे भी पीछे चले जाए तो एल्केमिस्ट जो जी, लिखी थी अल्केमिस्ट, खलील जी, जी, जिब्रान बिल्कुल, ने। बिल्कुल सही। अब उसमें क्या बात बार बार कही गई है कि भाई आप जो दुनिया में भेजेंगे वही आपके पास वापस आएगा। Exactly. राइट। सीक्रेट ने भी यही कहा कि अगर आप उसको इमेजिन करेंगे तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बात, ये चीज़ें तो बाद में आई हैं, औरा की बात तो अरसा अज़ल से चलती आ रही है। 8000 साल से काम हो रहा 8000 है। और पे काम हो रहा है, ग्रीक में ने काम किया, इंडियंस ने बड़ा अच्छा काम किया इसके ऊपर। जिसकी वजह से हिंदुओं के साथ कनेक्ट किया गया, जबकि इट्स अनदर फॉर्म ऑफ रिसर्च। रिसर्च वो सब ने उन्होंने किया। ज्यादा काम कर लिया, मुख्तलिफ नहीं, बातें। हमारे बुजुर्गों ने बड़ा काम हमारे किया, ने- हमारे जो सूफिया हजरात हैं उन्होंने बहुत काम किया और के ऊपर। आपको आपने पुराने बुल्ले शाह, अजीमी साहब ने बहुत अच्छा अजीमी काम साहब किया ने इसमें, भी बहुत अच्छा काम किया उस पर। मगर उसके बाद चीज़ें रुक गई हैं फिर, क्योंकि हमारे लिए तो मेरे अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी पैदा कर दी। एक बच्चा आता, वो अपने किरलियन कैमरे से तस्वीर उतारता, मुझे दिखाता कि सर ये मेरा कैमरा। अच्छा बाय द वे मुझे औरा नज़र आता मुझे औरा नज़र आता, तो मैं उसको बड़ा इसीलिए confuse तो होता हमने कहा कि ऑरा हीलर, क्योंकि आप लोगों के ऑराज को देखें व्यूअर्स। दिमाग का इशू होता है, आप माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं। जिस्म का मसला होता है, आप एक मेडिकल मतलब एलोपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथ या हकीम, जो भी आपका एरिया, या नेचुरोपैथ आप जाते हैं। जब आपका ऑरा बिगड़ेगा या ऑरा के आवे के तावे नहीं रहेंगे, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? ऑरा हीलर के पास जाएंगे या फिर गोलियां फकेंगे ताकि आप रात को सुकून से सोकर। आप ये मोबाइल, आप अभी आप बात कर रहे थे इस पे, आपने इसकी एग्जिस्टेंस को फील किया तो ये ख़राब होगा तो मैकेनिक के पास लेके जाएंगे ना। अगर आपको यही नहीं पता कि ये मोबाइल एग्जिस्ट करता है तो मैकेनिक कहाँ से आ गया? देखिए हम सब एक दूसरे को आसानियाँ करने के लिए पैदा किया। आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज़ इसलिए दी, आपको इतनी समझ इसलिए दी कि आप अपना रोल प्ले कर सकें यूनिवर्स में। तो हम सब अपनी अपनी नौकरियों पे हैं, बस सिर्फ मेरे अल्लाह ताला ने ये पूछना है कि आपने अपनी नौकरी जो दी है वो कितनी अच्छी की है आपने। भैया वापस आते हैं, हमने येलो तक पहुंचे थे। ग्रीन, ग्रीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन आपको मोहब्बत करना सिखाता है। लोग आपसे मोहब्बत ग्रीन की वजह से करते हैं। जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं बचपन के, उनको रिमूव करता है आपकी ज़िंदगी से। आपको फ़र्क बताता है कि हम बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं ये मेरा पास्ट में ये हुआ था, मेरे पास में ये किसी ने अच्छा नहीं किया मेरे पास्ट में। तो जो चीज़ आप याद करते हैं वो पास्ट कैसे होगी, उस पर हमने लेबल लगाया हुआ पास्ट का और उसके अपने पास रखा हुआ ताकि हम उस दुख को बार बार लेने जाए। तो ग्रीन आपको रहमदिली सिखाता, अखुवत सिखाता, मसावत सिखाता, आपको लोगों को एक्सेप्टेंस सिखाता। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर। यानी कि जिसको डिप्रेशन है, क्यों? क्योंकि जैसे कि सर ने कहा, जो लोग माजी में रहते हैं, तो अक्सर माहिर नफ्सियात समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो माजी में रहता है वो डिप्रेशन से सफ़र करता है, और जो बंदा कल के टेंशन में और डर में रहता है उसको एंग्जाइटी होती है। तो डिप्रेशन, यानी कि इस बात से एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंड हमने किया कि ग्रीन आपको थोड़ा सा डिप्रेशन से थोड़ा नहीं, पूरा निकालेगा। मेरी एक बात बताएं, आप 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि आप इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अज्यूम कर लें, या आप कोई भी, और मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो क्या इस मुल्क की कोई भी ऐसी परेशानी होगी जो मैं प्राइम मिनिस्टर के पास बैठा हो, मुझे बिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे अपने टिकट की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे किसी का डर धौंस नहीं होगा, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हूँ, तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। तो अगर आप अल्लाह के करीब चले जाएं और आप फील करें कि आप उनके दरबार, तो फिर आपको एंग्जाइटी की होगी। अब यही वाली बात जो मैंने व्यूअर्स आपको थोड़ी देर पहले कही थी ना, कि ग्रीन को रूहानी कलर, मतलब वेरियस कलर्स होते हैं जिनको लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में ग्रीन का कलर जो है उसको अक्सर स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है। और पाकिस्तान के भी जब आप बात करते हैं, जब हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ग्रीन आ जाता है हमारे फ्लैग में। सो व्यूअर्स, एवे नहीं लोग कलर सेलेक्ट करते। मैंने आपको क्या बात बताई थी शुरू में कि ब्रांडिंग जब मार्केटिंग की टीम बैठती है कि जी हमने ब्रांड कैसे करना है अपनी ब्रांड को, तो सबसे पहले कलर्स की डिसीजन ली जाती है कि हमारे ब्रांड कलर्स क्या होंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, एजाज़ भाई हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो एजाज़ अहमद ख़ान, ऑरा एक्सपर्ट एंड ऑरा हीलर।
सो ऑरा पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और आपका ऑरा सीधा भी कर सकते हैं। 25 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। वन ऑफ द वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑरा हीलर्स होते इंग्लैंड में हैं, आज हमारे पास है, तो हमने सोचा ज़रा रुक जाएं। ब्रेक के बाद ब्लू, पर्पल एंड इंडिगो पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है आज, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑरा से रिलेटेड। हमने ऑरा को डिफ़ाइन करने की कोशिश की अर्लियर और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ऑरा क्या है। फिर हमने बात की रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन की। अब बढ़ते हैं एजाज़ अहमद ख़ान के साथ, जो ऑरा एक्सपर्ट भी हैं एंड ऑरा हीलर भी हैं, टूवर्ड्स ब्लू। जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका थ्रोट है, जो आप बात करते हैं वो लोग सुनते हैं। अगर किसी माँ का थ्रोट चक्रा बंद है तो अपने बच्चों पे जितना ज़ोर लगा ले उसकी बात नहीं सुनते। अगर किसी मर्द का थ्रोट चक्रा ख़राब है तो किसी को प्रेजेंटेशन में कन्विंस नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में। ये जितने भी आप बड़े बड़े नाम सुनते तो हैं, क्या इसलिए ब्लू को हमेशा लड़कों से वाबस्ता किया है? जी। क्योंकि औरतों ने तो टेक्निकली अपनी आवाज़ को और अपने आप को ओन किया पिछले कुछ डेकेड्स में, जी वरना तो पहले विमेन शुड बी सीन, लुक वेरी प्रिटी लेकिन नॉट हर्ड। देखिए, बात यह है कि मेरा तो ख्याल है कि आपकी आवाज़ में ही वो फ्रिक्वेंसी होती है जो आपको कोई बंदा, आपकी सबसे पहले आपकी जो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी पहुंचती है किसी इंसान तक, तो आपका अंदर के तमाम एहसासात ये सेलेक्ट करते हैं कि ये मुझे ये आवाज़ मीठी लगी या मुझे बुरी लगी है। वही आवाज़ किसी और को बुरी लगेगी, उसकी आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन है। तो अगर आपका ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे तारिक जमील साहब का है, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब का है, बड़े और बड़े नाम मैं लूँगा, बड़े सियासतदानों का खुला होता है जो वो बात करते हैं। या वसीम एंकर्स में देखें, वसीम बादामी को देखें, फहद मुस्तफ़ा को देखें, इट्स देयर वॉइस, जी जिस तरह वो अपने आप को इमोट करते हैं, तो ये बहुत खुला होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम इंडिगो पे आते हैं, जो आपका ठीक है। ये थर्ड आई है जुगन। ये अगर आपकी पर्पल और इंडिगो एक जैसे नहीं है? नहीं, इंडिगो थोड़ा सा डार्क है, जामनी कलर कह लें उसको आप, ठीक है, बैंगनी कह लें या जामनी कह लें। अच्छा, ये आपकी थर्ड आई है। अगर आपकी थर्ड आई खुल जाए तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इंसानों को कि मैंने इस इंसान के साथ इस लेवल तक जाना है, इस इंसान को ये करना है, और ये जो इंसान है ना, ये तो बड़ा, ये ठीक है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारी जो नफ्स की टाइप्स हैं या जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं या हमारे जो इंट्यूशन आपकी चीज़ों के बारे में, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, ये सब आपकी थर्ड आई करती है। एंड पर्पल क्या करता है? पर्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। पर्पल आपका जी पर्पल द मोस्ट, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, आपका क्राउन है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वसवसे कम हो जाते हैं, कम आते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आपको हर चीज़ में आपको अल्लाह ताला की रज़ा नज़र आती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपके अंदर इतनी खूबसूरत एक डी कोडिंग शुरू हो जाती है कि जिसको हम अल्हाम कहते हैं। फिर आप डायरेक्ट, आपको जो अच्छी सोच आएगी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। बट हाउ इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो जो वाहिद एरिया उसका जो नरम या अनडेवलप्ड होता है वो तालू का होता है, और जैसे आप बड़े होते हो तो आपका तालू डेवलप होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, बच्चे के कान में अजान देते हैं, कनेक्शन बनाते हैं आप। क्रिश्चियनिटी में देखें तो जल्द ही फ्यू मंथ्स के बाद ही आप बच्चे को बैप्टाइज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सो हर तरफ से आपकी, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो आपकी सबसे पहले लोगों की कोशिश, तालीम शालीम किसी से पहले आपकी कोशिश ये होती है कि उसको स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ कनेक्ट किया जाए। देखिए, हमारे बड़े व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका हो सकता है कोई नुक्ता नज़र अलग हो, मज़हब अलग हो, उनकी मंशूर अलग हो, उनकी रियलिटीज़ अलग हो, उनकी हम सब अलग अलग होते हैं। मगर ये वाहिद ऐसी चीज़ है, कनेक्शन टू डिवाइन, कि ये जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, आपके अंदर सही और गलत की जो लकीर है ये बड़ी वाज़ेह हो जाती है। आपको ये पता हो जाता है। आपको हमारी अक्सर जो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर की, हमारी प्रॉब्लम जो है ना हाँ कहने से नहीं आती, हमारी जो असल प्रॉब्लम है वो ना कहने से आती है। तो अगर आप उस पैटर्न पे चले गए और आपका क्राउन खुल गया और तो आप चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह हैंडल करना शुरू कर देते हैं। चलिए, ये तो कलर्स हो गए।
अब अपने ऑरा को कैसा सीधा करें कि आप किसी को बुरी एनर्जी ना दें, और दूसरी बात, अगर मैं लोगों से मिल रही हूँ या आप मिल रहे हैं और उनका ऑरा बड़ा नेगेटिव है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? तो सबसे पहले तो अपने आप को कैसे सीधा करें, और फिर नॉट सीधे लोगों के साथ जब मिले तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें? ये दोनों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है ना, वो आपके ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, जब अल्लाह का सही मानों में शुक्र अदा करते हैं। हमारे पास जो होता है ना, हमें उसका कभी भी एहसास नहीं हुआ। वो तब होता है जब हमसे वो छीन लिया जाता है, फिर हमें पता चलता है कि चाहे वो सेहत हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो अच्छी स्किन हो, या अच्छे बाल हो, अच्छी आवाज़ हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे माँ बाप हो, अच्छे बहन भाई हो, अच्छे पार्टनर हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें उस नहज पे नहीं आना चाहिए कि हमसे वो चीज़ें छीन ली जाए। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में मेरा अल्लाह ताला साथ कहता है कि जो मेरा शुक्र करेगा मैं उसको नेमतें बांटूंगा, और जो मेरा शुक्र नहीं करेगा मेरा अजाब बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं। तो आप नेचर के साथ जब वक्त गुजारते हैं, ए बनी आदम, एक तेरी रज़ा है और एक मेरी मेरी रज़ा है। रज़ा है। जब आप अपनी रज़ा अल्लाह मियाँ के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर आपको वो भी मिल जाता है जो आप चाहते हैं और उससे बढ़ के। लेकिन जब आप नहीं करते जो अल्लाह ताला कहता है, तो फिर वो आपको थका देता है। देखिए, वो माँ है। अल्लाह ताला कभी आपको कभी भी ना, मेरा अल्लाह ताला किसी पे जुल्म तो कर नहीं सकता। बादशाहों का बादशाह, वो रहमान है, वो रहीम है। बेशक। मगर ये कि हम अपने कभी कभी खुद अपना शुक्र हो जाते हैं। अच्छा, आप प्रोटेक्टेंट की बात कर रही थी। अच्छा, आप अगर सबसे पहले अपना ऑरा कैसे ठीक करें, उसके बाद अपने आप को मैं प्रोटेक्ट आपको कैसे बताऊं, करें? अगर आप नेचर के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप माफ़ करते रहते हैं लोगों को तो आपका ऑरा कभी नहीं टूटता। अगर आप शिकायत नहीं करते तो आपका ऑरा नहीं टूटता। अगर आप नेगेटिव लोगों की सराउंडिंग में जिनमें आपको बेचैनी हो, कभी कभी ये होता है, जैसे अभी हमने बात की, क्योंकि साहब आते हैं, हम ना कोई नाम उनको पहचानते हैं ना, हम उनके भागते हैं उनसे, ना उनके कपड़ों को देखते हैं, ना उनकी आवाज़ को देखते हैं। हमारा दिल करता है उनकी इज्जत करें, उनके साथ बैठे। और कुछ लोग आपके साथ बज़ाहिर बड़े मीठे होते हैं, मगर वो जैसे करीब आते तो बेचैनी शुरू हो जाती है, सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती है। बंदा कहता है जी अब जो है ना। भाई, सगे रिश्तेदार कभी कभी ऐसे होते हैं जिनको दिल में तो आप बहुत प्यार करते हैं, बट जब आप तड़का लगाते हैं तो कहानी कुछ और हो जाती है। थैंक यू शेफ अनम, पंजाबी वाला तरा निकाल दिया आपने आज ऑनहरी। पुत्र की कर रहे हो, जी, क्या हो रहा है? ये हम बना रहे हैं अचारी मिर्चें उसके साथ। अच्छा, क्योंकि आपने 800 लवाजमात भी बनाए, उन्होंने भी तो अपनी सारी फनकारियाँ कर दी होती है ना। सॉरी अबाउट दैट। सो थैंक यू। सो होता ये है कि कभी कभी आपका कोई बड़ा करीबी बंदा होता है, लगता नहीं हमें भी तड़का लग रहा है। हमें भी तड़का लग रहा है। तो जैसे कि आपकी कोई फर्स्ट कज़न है, आप साथ बड़े हुए हैं, लेकिन जब आप उनके पास बैठते हैं आप बेचैन हैं, और जब आप उठ के जाते हैं तो आपका दिल चाहता है अल्लाह माफ़ी दे कि आप बस इस दुनिया से ही रुखसत हो जाए। देखिए, जो ईवल एंटिटी है ना, हमारा टाइम बड़ा कम है। अगर बच्चों को पता चल जाए कि जो ईवल एंटिटी या बुरी नज़र है वो उसके ऑरे को कितना ज़्यादा डैमेज करती है, तो शायद हम अपने आप को ज़रूर क्योर करें। अगर आप अपने आप को कर सकते हो नेचर के साथ वक्त गुजारें। सूरह कौसर इतनी बड़ी चाबी है, उसके सबसे छोटी आयत है जो कि उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जोगन, कि आप उसको सिर्फ दिल से, मगर आपने इस तरह नहीं पढ़ना कि आपने तड़के की तरफ देखना है, अपने कैमरे की तरफ भी देखना है, अपने जूतों को भी देखना है, अपने पढ़ना नहीं। आपकी तमाम अल्फाज जो आप पढ़ेंगे उनकी इंटेंसिटी यहाँ से होनी चाहिए। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। फिर अल्लाह ताला के दो नाम हैं, या हफीज़ या वहाब, उसके अंदर बड़ी। और आपके अलावा से ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, आप सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट हफ्ते में उनके पास सिर्फ चुप करके बैठ जाए, वो आपको इतना स्ट्रांगली हील कर देते हैं। मगर ये तमाम चीज़ें तब होंगी जब आप मेंटली तौर पे तैयार होंगे, जब आप राज़ी बरज़ा होंगे। हमें अब हमारे पास जो है, जब हम उसको पूरी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं, जब हम अल्लाह ताला की हर बात का शुक्र करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं जोगिन जैसी घड़ी क्यों नहीं पहन रहा, मैं उसकी तरह की आवाज़ क्यों नहीं बनाता, ये इतनी फेमस क्यों है, ये इतनी वो क्यों है, और मैं सारे दिन इसमें कुटता रहूँगा, तो सबसे पहले मेरा ऑरा टूटेगा। तो आपने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनानी है। अच्छा, मैं आपको आपकी तवज्जो से अपने बहन भाइयों को अब बबल करने का तरीका बताता हूँ। आपने अपने माइंड को स्ट्रेस पासिंग की इजाज़त नहीं देनी। जैसे जैसे आप अपने आप को प्रोग्राम करते हैं, आपका माइंड भी उस प्रोग्रामिंग पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे स्ट्रेस पासिंग से मुराद कि आपके घर में कोई भी
आपकी इजाज़त के बगैर एंटर नहीं हो सकता। अगर वो एंटर होगा तो वो ट्रेस पास कर रहा है, यानी कि आप पुलिस को कॉल कर देंगे या उसके खिलाफ कोई एक्शन या अपने चौकीदार को बुलाएंगे। तो ट्रेस पास से मुराद ये है। एग्जैक्टली इस तरह हमारे माइंड के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हैं कि आप उसको अगर यूटिलाइज करें तो आप नेगेटिव लोगों से बच सकते हैं। और जो नेगेटिव लोगों के अंदर एक खासियत पैदा हो जाती है कि वो एनर्जी वैम्पायर्स हो जाते हैं, वो आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। सारा दिन आप घर से बाहर निकले, आपने बड़े अच्छी किरत की, आपने बड़ा अच्छा मौसम देखा, आप ऑफिस तक आए और आप रास्ते में किसी ऐसे एक बंदे को टकरा गए जिसने आपकी पूरी एनर्जी सल्व कर ली, तो इसका मतलब है कि वो ना उसके काम आएगी ना आपके। तो आप जब अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने माइंड को बताते हैं कि ये मेरा एरिया है, इस पे मेरे लिए आप एक बबल बना लें, और जैसे आप उस बबल को अज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द मेरा अल्लाह ताला एक हिसाब बना लेता है। मगर वो डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे आप अपना एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे रोज़ाना आप अपने माइंड में एक बबल बनाएं कि ये मेरा सर्कल है, इस पे मैं अलाउ करता हूँ सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को, और नेगेटिव एनर्जी को इसके अंदर नहीं आने क्योंकि देना भैया चाहता। लोग ना बहुत सा, फिर आपको पता है कि हर किस्म के बिजनेस लोगों ने खोले हुए हैं, दुकानें खोली हुई हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक ये बिजनेस बनाया हुआ है कि आपको नज़र लगी है, आए मैं आपकी नज़र हटाता हूँ, और वो नज़र हटाने की प्रोसेस एक तो आपका अच्छा खासा फाइनेंशियल खर्चा भी हो जाता है। बहुत से लोग, और स्पेशली गांव देहात और ऐसे एरियाज़ के अंदर हम ये एक सोच देखते हैं कि भाई मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जब हमें कुरान पाक का इतना बड़ा तोहफा दिया है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तमाम उलूम उससे निकले हैं हर ना। चीज़, अगर आप हेल्थ की बात करें वो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़िंदगी जीने के असूल देखें वो भी, बिजनेस करने के असूल की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलते हैं। सो द पॉइंट इज़, सबसे पहले तो अपनी ज़ात को खुद प्रोटेक्ट करें ना। 5 वक्त नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन ये कहना है कि एजाज भाई हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जब जो इंसान अपनी ज़ात के लिए दुआ नहीं करता, अपनी वर्थ ये नहीं समझता। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पॉजिटिव एनर्जी इतनी खूबसूरत चीज़ है जुगर, कि अगर आप, हमारे बाबा जी कहते होते थे कि जब दरवाज़ा आपके लिए कोई खोलता है ना, जो आपके डोर ओपनर होते हैं उनकी इज़्ज़त ज़रूर करें, चाहे वो गाड़ी के लिए खोले, चाहे वो होटल का खोले, चाहे किसी बैंक का खोले, क्योंकि वो आपको अलाउ कर रहा है अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले शुक्र अदा करके उसके साथ अच्छा बिहेव करें, उसके साथ उसकी तारीफ़ करें, उसको उसकी मदद करें, क्योंकि डोर ओपनर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को 5% देंगे ना, शाम तक वो 5000% आपको मिलेगी। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी किसी को 5% देते हैं ना, तो हो सकता है वो भी 50,000 बन के और रात को आपको वापस आए और आप उसके थैलों को घर लेके जाए। मुकाफ़ात-ए अमल, मुकाफ़ात-ए जैसा अमल। करोगे वैसा भरोगे। जो आपको इंसानों से, जो आपको अल्लाह से चाहिए ना जुगर, अगर आप वही इंसानों को देना शुरू कर देना, मेरा अल्लाह ताला आपके लिए वो आसानियाँ ढूंढना शुरू कर देगा। थैंक यू सो मच एजाज भाई। सो नाइस। इतने खूबसूरत और इतने प्यारे नोट पे हम आज इस सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे, इस रिक्वेस्ट के साथ कि जब भी आप पाकिस्तान आया करें अपनी बहन को ज़रूर याद किया माय करें, प्लेजर। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमने अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग को भी नहीं हाथ लगाया, बिल्कुल लेट अलोन उसको डिस्कवर किया। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम इसी तरह से लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेजेस, अब आज फ्राइडे वाले दिन क्यों आपको स्पेसिफिकली बुलाया, क्योंकि वीकेंड आ रहा है, वी वांट टू गिव पीपल समथिंग टू थिंक अबाउट, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में, जिसके ऊपर वो वर्किंग करें। आपकी तरफ से मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। आप जो सोचते हैं उससे एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी आपके माइंड में जाएगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी स्ट्रेस हो तो आपका कोर्टिसोल लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आपकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, और वो फिर डोपामिन लेवल को रिलीज़ नहीं होने देगी। आपके सेल्स जो है ना वो आहिस्ता 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 टूटने शुरू हो जाएंगे, फिर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाएंगी, और आपकी जो मेटाफिज़िक्स है उसको आप फिज़िक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुआशरे में एक खूबसूरत इंसान दें, एक अच्छा बाप दें, एक अच्छी माँ दें, एक अच्छा बेटा दें, एक अच्छा हस्बैंड दें, और आप अपने आप को और पूरे मुआशरे को ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो अपनी सोच को खूबसूरत कर दें, आपकी तमाम चीज़ें खूबसूरत हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच भैया। व्यूअर्स, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, रट्टा सिस्टम वर्सेस फिजिकली ऑन ग्राउंड चीज़ों को कर करके सीखना, जिसको हम IB सिस्टम भी कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, और हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा हसन अंदाज में वर्क करती है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमने जैसे कि आपसे वादा किया था हम बच्चों की तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। बहुत से लोग मुझे आजकल डीएम करके कह रहे हैं कि जी अब हमने अपने बच्चों को स्कूल में डालना है, 5 साल के होने वाले हैं या 4 साल के होने वाले हैं, आप ही हमें गाइड करें कौन से स्कूल में डालें। फिर जब पूछती हूँ कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, डीएम वगैरह लोग करते हैं, तो हमेशा मेरा यही रिस्पॉन्स होता है कि जी आप अपने बच्चे को देखें कि उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उस हिसाब से ट्राई करें। बट ऑब्वियसली जिनके पहला या दूसरा बच्चा होता है और बच्चे छोटे होते हैं उनको नहीं समझ आती। एंड ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद नहीं समझ आती कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। अब 2 कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो रट्टा सिस्टम है कि भाई आपको कोई चीज़ दी, आपने याद किया ना, एज इट इज़ आपने उसको पेपर पे दर्ज कर दी। दूसरा है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को फिजिकली ट्राई करके, फील करके, अंडरस्टैंड करके उनको इम्प्लीमेंट करके करें। दोनों सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। कौन सा बेहतर है हमें गाइड करेंगे हमारे 2 एक्सपर्ट्स। सबसे पहले तो मुलाकात करते हैं लाइफ कोच एंड एजुकेशनलिस्ट जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, गुल हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुगन, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो दोनों ही ब्लैक कपड़े पहन के आई हुई हैं और कुछ एक्स्ट्रा अच्छी लग रही है। मैं भी थोड़ी मेहनत कर लेती तो मैं भी शायद ठीक ही लगती। आप वैसे ही बहुत प्यारी हैं। जिस तरह ऑटम में नहीं होता एक मुरझाया हुआ कोई एक पौधा पड़ा हुआ है, एक मुरझाया हुआ पौधा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और 2 बड़ी ही खूबसूरत ब्लैक ऑर्किड्स हमारे सामने हैं इस वक्त पे। इट्स द सीजन आई थिंक। ब्लैक रोज एग्जॉटिक टाइप। अच्छा दूसरी से भी मिला लेते हैं, वो भी हमारी सहेली हैं, बट बहुत ही ब्रिलियंट असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, टीम एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट द लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, माहिर नफ्सियात एंड एजुकेशनिस्ट डॉक्टर बिस्मा एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना खूबसूरत ऑटम वैसे कम ही मिलता है। हाय मैं सदके जाऊँ, इसीलिए तो बुलाती हूँ अपनी बहनों को। आती हैं, मुझे हौसला देती रहती है, मेरे में भी थोड़ी एनर्जी आ जाती है। ये मेरे व्यूअर्स ने तो बर्दाश्त किया मेरा पूरा हफ्ता बीमारी का, टूटी भजी आवाज़ में जो मैं बातें कर रही थी। लेकिन अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एनर्जी की एंड ऑराज़ की। देखिए जब हमारे बच्चे तालीम के किसी भी इदारे को ज्वाइन करते हैं, सब पेरेंट्स बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सब में अगर 100 पेरेंट्स की बात करें तो 80 पेरेंट्स ऐसे होंगे जो पहले साल में ही इतने डिसअपॉइंट और अपसेट हो गए होंगे कि यार ये क्या है, हमने तो इस स्कूल की बड़ी तारीफ सुनी थी। मुझे लगता है इतनी स्कूल की फॉल्ट नहीं होती जितना स्कूल का सिस्टम होता है, यानी कि कौन से वाले किस्म की पढ़ाई बच्चों को करा रहे हैं। अब देखिए गुल, आप बीइंग अ मदर ऑल्सो एंड बीइंग मेरे बेटे हमज़ा को भी आप पढ़ा चुकी हैं बहुत अरसा पहले, राइट? सो हमज़ा ऐसा बच्चा नहीं था जिसको आप रट्टा करा सकते थे, लेकिन उसका दाखिला हमने करना था एक ऐसे स्कूल के अंदर जहाँ पे चलता ही रट्टा सिस्टम है। बिल्कुल। सो बड़ा मसला हुआ और कुछ साल तो मैं भी एक अजीब मेंटल स्टेट में और डिप्रेशन में चली गई। आपको पता है मेरी थेरेपी आप ही करती थी। एग्जैक्टली। सो दोनों सिस्टम्स पहले समझाते हैं व्यूअर्स को और फिर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चों के लिए एज ह्यूमन बीइंग्स नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन सा सिस्टम आजकल के जेन जी बच्चों के लिए बेहतर है, या अब जो जेन एक्स या LMNOP जो भी अब आ गई है। जी गुल, दोनों सिस्टम्स समझाएं। बेसिकली जुगन, पहले तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल सिस्टम की, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो कि एक कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। और रोट लर्निंग में आपको मेमोरी बेस्ड लर्निंग आ जाती है, उसमें बच्चों को समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा, हम टेबल्स कर रहे होते हैं मैथ्स में, तो एक बच्चे को पता होगा कि 2 times 3 is 6, बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स 2 times 3 तो हम रोट लर्निंग से कर लेंगे, रट्टा लगा लिया, टेबल्स याद हो गए। उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक चीज़ हमारे पास 2 दफ़ा है, 3 आइटम्स, वी हैव 2 sets of 3। ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल टीचिंग से आती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म लर्निंग में बच्चों के कॉन्सेप्ट और मेमोरी में ये चीज़ रह जाती है। उनको जब एक कॉन्सेप्ट समझ आता है कि डीप डाउन इसका मतलब क्या है, वो लॉन्ग टर्म उनके साथ रहती है वो चीज़। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेजॉरिटी हमारी अभी भी मैट्रिक सिस्टम में है। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे अभी भी मैट्रिक सिस्टम को सपोर्ट करें हैं। अब मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि ये हैं हमारे पास 5 कार्ड, ठीक है, तो आपके पास आ गए, एक आपके पास आ गया। सिखाने की बात कर रही हूँ व्यूअर्स। एक है कि आप बच्चे को कहें कि भाई 2 + 2 + 1 is 5। हाँ, ये आपने उसको कह दिया, अब आपने उसको फिजिकली दिखाया दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये रोड लर्निंग हो गई ना, 2 ये + रोड, 2। हाँ, बस अब ये अंडरस्टैंड कर लो कि भाई 2 + 2 + 1 आप अगर करेंगे तो वो 5 बन गया। ये हो गया रट्टा या रोट लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग क्या है कि जुगन के पास 2 कार्ड्स हैं, गुल के पास भी 2 कार्ड्स हैं, बिस्मा जी के पास या डॉक्टर साहिबा के पास 1 कार्ड है। अब अगर हम इन 2 कार्ड्स में 2 कार्ड्स ऐड करते हैं तो 2 कार्ड्स 3
एंड 4 कार्ड्स हो गए और एक कार्ड डॉक्टर साहिबा का आया तो हमारे हो गए 5 Five, कार्ड्स। बच्चे को मेरे ख्याल से सीखने में इसमें ज़्यादा आसानी हो। और ये लॉन्ग टर्म उसके साथ रहेगा। जब उसको कॉन्सेप्ट से हम समझाएंगे तो ये चीज़ उसको सारी ज़िंदगी समझ आएगी। रटा सिस्टम शॉर्ट टर्म बेस्ड एग्जाम, हमारे एग्जाम्स हैं तो उसमें बच्चों को फ़ायदा, ऑफ कोर्स हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो रटे सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि वो बच्चों को उस वक्त एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्स के लिए पेपर देने के लिए आसानी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा अगर आप बच्चे को सवाल दे देते हैं ऐसा जिसमें उसको सोच के जवाब देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट छापा नहीं मारना कि जो उसने पढ़ा है उसी का छापा आप उसमें डाल दें, तो फिर बच्चा क्या करे? असल में प्रॉब्लम यही है कि स्कूल में जब बच्चा ऑब्वियसली पहली दफ़ा उसका एजुकेशन से एक इंटरेक्शन होता है तो उसको इसी सिस्टम पे लगा दिया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं फिर वो उसको जब आगे की एजुकेशन होती है लाइक प्राइमरी लेवल की है या मैट्रिकुलेशन है या इंटरमीडिएट एंड व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इनटू द यूनिवर्सिटी वहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे चूँकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है तो हम जब क्लास में अगर इसी तरह से रोट लर्निंग पे लेके जाएंगे बच्चे को तो वो उसको उस तरीके से बेनिफिट शायद ना दे सके जिस तरीके से दूसरी लर्निंग दे सकती है। बिकॉज हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पेपर में देंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चा हमेशा से रट्टा सीख के आया है वो जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमेशा से एजुकेशन सिस्टम से कि देखें, क्योंकि जब मैं कनाडा गई, अच्छा जब तक मैं पाकिस्तान में पढ़ रही थी जब मैंने अपना एफए किया फॉर एग्जांपल कनेट से, तो आई रिमेंबर कि मेरे एफए में तो बड़े अच्छे मार्क्स आ गए थे, बट उससे पहले मेरे मार्क्स ज़रा डाउन ही रहते थे, मुझे समझ नहीं आती थी। मैथ्स फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट नहीं था, उर्दू में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अच्छा कनाडा गई, हर चीज़ दिखा के समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, ग्रुप लर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब कि ग्रुप्स में भी आप तैयारी करें, इंडिविजुअल भी करें, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस भी करें, कलेक्टिवली भी करें। अच्छा सडनली मेरे मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 60 आ रहे थे तो मेरे मार्क्स 90 आना शुरू हो गए, 95 आना शुरू हो गए। मुझे याद है पहले अपने सेमेस्टर का जब मेरे पास रिजल्ट आया तो गुल में सख्ता में चली गई कि ये मेरे मार्क्स है, कहीं गलती से तो नहीं उन्होंने ये कर दिया। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। जोगन उसकी वजह यही थी ना जो मैं बात करी थी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट जब आती है, और अब हमारे स्कूल्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे इवन गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत पहले से ये चेंजेस आ गई थी, ट्रांजिशन बड़ा अच्छा उन्होंने कर लिया था। अब मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ, इवन गवर्नमेंट स्कूल में अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ गई है। जो चीज़ आप कह रही हो उससे बच्चों को विजुअल्स हैं, ग्रुप्स में बैठते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और फिर एक जो सबसे अहेड आ गया इस चीज़ में IB सिस्टम आ गया है। अब IB सिस्टम है ही रिसर्च बेस्ड, उसमें रटा लर्निंग है ही नहीं। सो दैट आई थिंक इज़ ऑल्सो अ ह्यूज चेंज, और बच्चों के लिए उसने बहुत आसानी की है कि बच्चे अब चीज़ों को समझ कर उस नॉलेज को अप्लाई करना सीख रहे हैं। क्योंकि बात ये कि डॉक्टर साहब जिसकी तो यादाश्त अच्छी है, जैसे मेरी बहन की माशाल्लाह फोटोग्राफिक मेमोरी है, 2 साल मेरे से बड़ी, आपा 2 साल पहले उसी टीचर की क्लास में 90% नंबर ले रही हैं, 95% नंबर ले रही हैं। जुगन काजिम उस क्लास में आई है, उसके 55%, 56% उसकी टोटल एवरेज आ रही है। तो ऑब्वियसली माँ भी परेशान हो रही है और अम्मी एक घूम के कह रही हैं अगर वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। अब मेरी यादाश्त उस तरह की नहीं थी। अच्छा उसमें जुगन ऐसा है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं इस पे बात करूं तो हम ये बिलीव करते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग जो है उसका बिहेवियर और उसकी लर्निंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से फ़र्क है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। ह्यूमन माइंड जो है या हम जिसको ब्रेन कहते हैं या हमारी जहानत है, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से क्वालिटी है कि वो अडाप्ट करना सीख लेता है। जिस बच्चे को जिसका एप्टीट्यूड भी हो, जिस तरह से रटलाइजेशन है, उसको अगर बचपन में वही एक्सपोजर मिले तो वो उसको हेल्प आउट कर रहा होता है। लेकिन जिस बच्चे का एप्टीट्यूड रटलाइजेशन पे बेस्ड नहीं है, उसको उसका एक्सपोजर जो है वो नेगेटिवली जो है वो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि चूँकि हमारे माइंड में अडाप्टेशन की एक क्वालिटी होती है, इस वजह से व्हेन वी गो टूवर्ड्स वन फेज ऑफ लर्निंग इट बेनिफिट्स अस फॉर सम टाइम, लेकिन जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट उस हिसाब से, उसके फ़ायदे कम होना शुरू हो जाते हैं। बट स्टिल यूनिवर्सिटी में जैसे ये बच्चे जो हैं जो स्कूल के इस सिस्टम से आए होते हैं, जब हम उनको प्रेजेंटेशंस और ग्रोथ ग्रुप्स और प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी आती है उनमें। बट स्टिल वो बच्चे जो पहले से ही उस माइंडसेट के आदी होते हैं उनको वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो मुझे लगता है कभी भी
एजुकेशन जो है उसमें किसी एक मीडियम की तरफ जाना जो है दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल. यू कैन मेक यूज़ ऑफ बोथ द मीडियम्स. वो हम कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी. मैं अनम से भी जानना चाहूँगी कि इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अगेन अनम, कैसी हैं आप? हांडी रोटी हो गई आपकी? हाँ जी बिल्कुल होगी. तो बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल भी पूछना है. बिल्कुल, हमारी कश्मीरी दाल चावल रेडी है. सैलेड, पापड़, अचारी, मिर्चें, मिंट रायता, लॉट ऑफ चीज़ें. गुल को भूख लग गई है. हाँ, गुल देख की के तो expression भूख लग रही है check करो, वाकई. क्योंकि गुल मेरी तरह ना दाल चावल की शौकीन है, एंड आई एम श्योर कि बिस्मा भी. यस डेफिनेटली. कश्मीरी दाल तो क्या ही बात है. क्या बात है. और dish बहुत मजे की वो जो आपको अक्सर या इस साइड पे ना माल रोड area की में. साइड पे अंदर जाके जरा गवाल मंडी बिल्कुल, साइड ये पास ही बहुत पास तो ये पास. हम लोग वैसे तो खरीद लेते हैं जाके वहाँ से, लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत को मद्देनजर रखते हुए और उन सब चीज़ों को के पॉइंट ऑफ व्यू से तो घर पे बना ले तो बेस्ट है. उनका भी काम चलता रहे इंशाल्लाह आमीन. लेकिन अगर घरों पे बना ले तो बेटर. आप कौन से सिस्टम से निकली हैं, रट्टा सिस्टम से या कॉन्सेप्ट बेस से? नहीं, कॉन्सेप्ट बेस पे रट्टा सिस्टम वाली जो है ना चीज़ें मैं करने की कोशिश करती थी. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी. नहीं मैं पूछ रही हूँ कि जब छोटी थी, हाँ, जब वही छोटी कह थी रही तो मैट्रिक किया कि मैट्रिक किया था मैट्रिक. मैंने, हाँ. अब मैट्रिक एक्चुअली रोट लर्निंग वाला सिस्टम है. Exactly. लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ मेन चीज आ जाती है कि अगर आपको सिखाने वाले टीचर्स, सिस्टम बेशक रट्टे का हो, लेकिन अगर आपको सिखाने वाले टीचर्स अच्छे हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि बेटा ये है सारा कुछ. अब आपने इसको एज इट इज नहीं तो इसके लगभग लिखना है. बिल्कुल. समझ आ जाएगा तो अल्फाज बेशक चेंज हो जाए, मीनिंग वही होना चाहिए. और कामयाब मेरे ख्याल से फिर वही इंसान होता है. जिस तरह आपने अपना सिस्टम बना लिया कि मैं समझ के इसको याद करूंगी, लेकिन हर बच्चे में ये सेंस नहीं होती है ना. बिल्कुल. असल में मेरा ख्याल है कि जब आप पढ़ रहे होते हो आपके पास इतना एक मार्जिन, जब टीचर आपको पढ़ा रही होती है, कुछ समझा रही होती है, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए. और वहाँ पे जब वर्ड टू वर्ड आप याद कर लेते हैं ना तो फिर वो आ जाती है रटा. देखो ना, मैं एग्जांपल देती हूँ. कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स याद है? देखो वो तो उस रोट वक्त लर्निंग एक सेकंड रुक जाओ. उस वक्त नहीं बहुत याद. अच्छे याद थे ऑनेस्टली अब नहीं स्पीकिंग. याद. ओके, दिस इज माय पॉइंट. हाँ. आप दोनों को याद है, मुझे एक पॉइंट भी याद नहीं है. नहीं नहीं, मुझे भी नहीं अब याद. मुझे उस वक्त भी नहीं याद था, क्योंकि जब मुझे पकड़ाया गया कि ये 14 के 14 पॉइंट्स सवाल में आएंगे, आपने जो व्हाट आर द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये सवाल आया. रोट लर्निंग करके लिख दिया. अब अगर मुझे ये पता समझ आ गई होती कि उन 14 का पॉइंट मतलब क्या है और मकसद उनका क्या है. मकसद क्या है, हाँ. तो अगर मैं 14 के 14 ना भी लिखती तो मैं जनरली उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके कुछ पॉइंट्स भी शेयर कर देती तो शायद कुछ नंबर आ जाते. लेकिन समझ ही नहीं आई. बस ये पता था कि एग्जैक्ट वर्ड्स याद करने, मेरी उस तरह की मेमोरी नहीं है. कुछ चीज़ें हैं जुगन जिनके लिए रोट लर्निंग इज़ इफ़ेक्टिव और वो ज़रूरी है उसके लिए. जैसे अभी आपने इसकी बात की वकील है. के लिए आपने केस में, आपने कोर्ट में जाना है, अपना अपने केस प्रेजेंट करना है, फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए टिप्स के ऊपर. फैक्ट्स आप- होने चाहिए आप ये आपको. बात कोड्स देखो. ऑफ लॉ आपको सारे एक एक पता होना चाहिए कि उसमें ये है, उसमें ये आपको याद होंगे तो आप अप्लाई करोगे. बीइंग मुस्लिम आप देख लो, हम सबको बहुत सी पुरानी सूरतें जो हैं वो याद होंगी, मतलब नहीं पता होगा लेकिन याद होंगी बिकॉज हमने उनको रोट लर्निंग के थ्रू रिपीट कर करके याद किया. सो कुछ चीज़ों के लिए दैट इज़ बेनिफिशियल. हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब टीचर अगर क्लास में रटलाइजेशन के थ्रू बार बार रिपीटेडली लेक्चर जो है उससे बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे उसके पीछे जो हैं वो रिपीट करें, एंड दैट टीचर इज़ नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ द वाइट बोर्ड और द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास के कॉन्सेप्ट को समझाए भी, तो शायद उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा. बट बोथ मीडियम्स कैन हेल्प द स्टूडेंट एट एवरी लेवल, एट स्कूल, एट कॉलेज एंड इन यूनिवर्सिटी ऑल्सो. एंड कुछ सब्जेक्ट्स तो आप Okay, रोट but लर्निंग से as- कर as नहीं an सकते. education, क्योंकि आप तो प्रॉपर करिकुलम बैठ के बनाती भी हो, पूरे पूरे स्कूल का भी बनाती हो. बिल्कुल तो बनाते. मुझे बताओ कि फिर ये दोनों चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट करें. देखिए ये तो मैं मानती हूँ, याददाश्त और थोड़ा बहुत आपके माइंड को इतना तो आपने एक्टिव करना है कि छोटी उम्र पे, क्योंकि देखिए छोटी उम्र पे हम स्पंज की तरह होते हैं, बिल्कुल. हाँ. तो हम अपनी याददाश्त को सीधा थोड़ा सा तो याददाश्त के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए. यानी कि रोट लर्निंग 100% फजूल चीज़ नहीं है. एग्जैक्टली. नहीं नहीं बिल्कुल भी फजूल चीज़ नहीं है. और देखो हिस्ट्री जिस तरह फॉर इंस्टेंस कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी डेट्स आपको याद करनी है. आप कैम्ब्रिज सिस्टम को देख लो. देखिए पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ था. इसको ये कहते हैं याद है. semantic 23rd मार्च information. हाँ. यू नो की अपनी एक पाकिस्तान डे की अपनी एक Value है, वैल्यू है. हाँ. अब आप ये कहेंगे जी 23rd मार्च 1984 में पाकिस्तान डे का की आगाज हुआ था, तो ये बात गलत है. Absolutely, देखिए हाँ. कुछ फैक्ट्स फैक्चुअल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए.
और हर सब्जेक्ट आप रोट लर्निंग से नहीं कर सकते। अब मैथ फॉर इंस्टेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक कॉन्सेप्ट को समझोगे ही नहीं, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो अगला क्वेश्चन उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। हर क्वेश्चन की वेरिएशन फ़र्क है, हर क्वेश्चन में आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उस अपनी नॉलेज की एप्लीकेशन आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज से आएगी और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वहाँ रोट लर्निंग नहीं आती। ऑन द अदर हैंड जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, जिसमें आपने एरियाज़ याद करने हैं, कितनी स्क्वायर मीटर है कोई चीज़ या कितना उसकी एरिया है, रीजन कैसा है, वो उसमें आपकी रोट लर्निंग आ जाती है। उसमें रोट लर्निंग आ जाती है, इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ दैट यू नीड टू उसी रीजन में लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनके ये मामलात कैसे, ये चीजें एक्सपीरियंशियल हैं। और अगर एक ठंडी जगह है तो उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप लिख सकोगे ना कि वहाँ पे आपको किस किस्म की ड्रेसिंग होगी, किस किस्म का खाना होगा, ये कॉन्सेप्ट से क्लियर होना है। सो आई थिंक दोनों चीज़ों का बैलेंस लेकर ही आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हो। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एज पेरेंट्स कैसे आसानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो डॉक्टर साहबा मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ कि हम बच्चों की अकेडमीज़ और उनकी ट्यूशन सेंटर्स और यही इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले ये होता था बच्चा स्कूल जाता था, उसके बाद अकेडमी 1-2 घंटे के लिए जाता था, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं या स्कूल से डायरेक्ट अकेडमी जाते हैं और रात के 9-9 बजे घर आ रहे होते हैं। तो इन बच्चों की क्या को मतलब दिमाग क्या इतना किसी का भी काम करता है कि 14-14 घंटे बस वो पढ़ता ही रहे? आप बड़े बच्चों की बात कर रहे हो, हम इस वक्त जो प्ले ग्रुप या किंडरगार्टन बच्चे हैं, स्टैंडर्ड 1-2 के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स ने भी बच्चों के लिए ट्यूशन्स अरेंज की होती हैं। हालांकि मेरा ख्याल है इस लेवल पे बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए पेरेंट्स ही हैं। इतना तो अनएजुकेटेड पेरेंट नहीं होता कि इतने प्राइम लेवल पे बच्चा जो है उसको एजुकेट ना कर सके। कि इसमें जो ज़्यादा फॉल्ट है वो पेरेंट्स का, बिकॉज दे आर जस्ट बिजी इन देयर ओन जोन्स, देयर ओन जॉब्स, देयर ओन ऑरा, and they are not responsible, taking the responsibility of giving the time to the kids. इस वजह से उनको रटलाइजेशन के साथ साथ जो है स्कूल का एक्सपोजर, इसका जो उनकी अकेडमीज़ या ट्यूशन्स का एक्सपोजर है, बच्चा जो है उसको अपनी लाइफ में यही चीज़ नज़र आ रही होती है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक बस पढ़ना है बैठ के, कभी इस मीडियम में कभी उस मीडियम में। दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर इंटरेक्शन फॉर दिस लेवल विद द पेरेंट्स, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो बात है ना गुल, देखिए मैं गुल की तरफ आ रही हूँ और आप भी ज़रूर इसमें ऐड इन कीजिएगा डॉक्टर साहबा कि देखिए माँ बाप क्या करें। एक वक्त था जब एक पेरेंट अगर काम कर रहा होता था तो घर चल जाता था। हम सब वर्किंग लेडीज़ हैं, हमें भी पता है कि हम हर बंदा सिर्फ शौकिया तो नहीं काम कर रहा होता ना, कुछ लोग अपनी ज़रूरत के तहत भी कर रहे होते हैं। और देखिए पेरेंट्स का जो मेन सवाल होता है, जो अक्सर मुझे आता है, जब मैंने किसी ने मुझे एक स्कूल का भेजा कि जी इस स्कूल में, मैंने कहा जी इस स्कूल में भेजेंगे तो फिर आपको साथ में ट्यूशनें भी लगानी पड़ेंगी 5वीं जमात के बाद। तो कहते हैं तो फिर हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं? तो चले मैं आपसे ये सवाल पूछूं, तो फिर हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं? अगर ये सारा मामला मैंने घर पे करना है, अगर ये सारा मामला मैंने घर पे करना है तो फिर मैं होम स्कूलिंग क्यों नहीं कर देती बच्चों की? देखो जोगन, मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ, इट हैज़ टू बी अ ट्रायंगल। अब अनफॉर्चुनेटली उस ट्रायंगल में स्कूल है, बच्चा है, बट द पेरेंट्स आर वर्किंग। उसके लिए फिर ऑल्टरनेट ये कि आप एक अच्छी ट्रेंड टीचर ढूंढो एंड इन्वेस्ट इन अ गुड टीचर, इन द सेंस कि आप उसके साथ इन कॉरेस्पॉन्डेंस रहो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं 7 बजे घर जाती हूँ और मेरा बच्चा अगर ट्यूशन पर जा रहा है, खैर अब आई हैव टॉट माई चिल्ड्रन माई सेल्फ, अब अगर ग्रेड 10 में भी वो ट्यूशन पे जा रहा है तो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि मुझे पता हो कि टीचर कौन है, क्या पढ़ा रहा है, एंड देन मुझे उस पर चेक रखना है, चेक एंड बैलेंस कि वो अगर फॉर इंस्टेंस अब माय हस्बैंड कीप सेइंग इस्लामियात के लिए तुम ट्यूशन के लिए क्यों भेज रहे हो, रट्टा लगाना है। वही बात दैट यू सेड कि अगर 14 नकात की समझ होती तो रट्टा ना लगाना पड़ता। अब वो इस्लामियात की ट्यूशन पे जाता है और मुझे कहता है वो क्यों इस्लामियात की ट्यूशन पे जा रहा है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई करना है। क्योंकि इस्लामियात हम बच्चों को इसलिए नहीं सिखा रहे कि वो एक और सब्जेक्ट में ए या ए स्टार ले लें। इस्लामियात तो इसलिए हम स्पेशली अपने मुस्लिम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर रखते हैं ताकि उनको अपने मजहब के बारे में अंडरस्टैंडिंग भी हो। और वरना आप ओ लेवल्स में नहीं तो ए लेवल्स में तो और अब जरूरी तो नहीं है टेस्टिंग भी इतनी, इस्लामियात का पेपर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया है कि अगर उन्होंने एक सूरत पढ़ी है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, which is amazing कि बच्चे obviously they are aiming for A हमें तो ये ऑप्शन नहीं मिला था। मैं ये नहीं कह रही कि they are not हमें aiming for तर्जुमे A का star, भी रट्टा लगाना होता था स्कूल में, याद है? बिल्कुल कि आपने आयत याद की, साथ में तर्जुमा का रट्टा लगाया। अब आपको तर्जुमे की समझ आ रही है नहीं आ रही है आपने, और टीचर्स कहते थे वर्ड टू वर्ड लिखना है। आप यहाँ पे ये कि आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए एक अच्छे टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करें डॉक्टर साहिबा,
मेरा ख्याल है अभी इसको कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि इस सारी चीज़ में बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस में एक टीचर का रोल है। वो टीचर उसके पेरेंट की सूरत में भी हो सकता है, उसके स्कूल के टीचर की सूरत में भी हो सकता है, बड़ा भाई बहन हो सकता है, उसका कोई सिबलिंग हो सकता है, उसकी फैमिली का कोई बड़ा मेंबर हो सकता है। सो टीचर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अब बच्चा जो है वो एक, जैसे हमने बात की थी, स्पंज की तरह होता है, वो वही एब्जॉर्ब करेगा जो उसको मिलेगा। वी शुड ट्राई कि हम उसको मैक्सिमम नॉलेज जो है वो एक सफिशेंट टाइम में, क्वालिटी टाइम में और बेहतर अंदाज में दे सकें, वो चाहे रोट लर्निंग है या वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन एंड वी शुड फोकस ऑन इट। गुल, आपकी तरफ आने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, व्यूअर्स ये भी गेज कर लें कि आपका बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है ना, देखिए मैं आई गिव एन एग्जांपल, मैं जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मैंने कनाडा में ना फर्स्ट ईयर में ना फ्रेंच की भी क्लास ले ली। मैंने बड़ी कोशिश की पहले 2-3 हफ्ते, बट मेरे दिमाग, अगेन मेमोरी वाला इशू। अब फ्रेंच में इनिशियली वो जब सिखा रहे थे तो रोट लर्निंग थी, बिल्कुल रोट रट्टे पे आपको कि वू एंड टू फॉर्म है, जमपेल जुगन काजेम कॉमा वो अपले वो, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें सीख ली। बट मैं उस पेस पे ही नहीं सीख पा रही थी जिस पे बाकी स्टूडेंट्स थे। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुलाया, ही सेड यू आर वेलकम टू स्टे इन द क्लास, बट मुझे नहीं लग रहा कि आप can do this. और उस एक क्लास की वजह से मेरी बाकी 4 क्लासेस मुतासर हो रही थी। तो मैंने सब्जेक्ट चेंज किया और इंटरेस्टिंगली मैंने साइकोलॉजी पकड़ा, और फिर साइकोलॉजी मेरे ग्रेजुएटिंग सब्जेक्ट्स में से एक था, वन ऑफ वाज माय माइनर। सो ये भी तो समझना ज़रूरी है ना कि बच्चे में इतना एप्टीट्यूड है भी कि नहीं, ज़बरदस्ती उसको करा रहे हैं। एंड में आप क्या कहें? मैं जो कि इसी बात पे कंक्लूड करूंगी, लाइक यू सेड, कि अपने बच्चों के माइंडसेट को समझें, उनके एप्टीट्यूड को समझें। हर बच्चा रट्टे नहीं लगा सकता। फॉर इंस्टेंस, आई हैव 2 kids, माई डॉटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के साथ चलती है। अब उसको मैं कहूँ कि नहीं तुम पाकिस्तान स्टडीज़ के रट्टे लगाओ, इस्लामियत के रट्टे लगाओ और मुझे A स्टार चाहिए, मुझे पता है वो नहीं कर सकती। शी इज़ एन आर्टिस्ट। ऑन दी अदर हैंड, वो A लेवल्स में वो पेंटिंग्स बना रही थी, जो आई थिंक एक आर्टिस्ट 15-20 साल की मेहनत के बाद वहाँ पहुँचता है। सो अगेन, दोनों बच्चों को, अपने बच्चों को कंपेयर मत करें। हर बच्चे का एप्टीट्यूड देखकर उसको उस हिसाब से, अब मैं बहुत सारे पेरेंट्स को कहती हूँ कि बच्चों को IB में डाल दें, कि एक बच्चे से नहीं अगर आप afford रट्टा लग करते रहा हैं तो ज़रूर तो डाल हाँ। दें, हाँ। और अब तो बहुत अफोर्डेबिलिटी भी, डिफरेंट स्कूल्स ने इसको IB सिस्टम को शुरू कर दिया, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड है। हर बच्चा रट्टा नहीं लगा सकता, हर बच्चा A स्टार आपको हिस्ट्री इस्लामियत में रट्टे लगा के नहीं दे सकता। हो सकता है वो बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा हो, वो बच्चा मैथ में बहुत अच्छा हो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कुल, थैंक यू सो मच Thank you साहिबा, for having us. ऑलवेज अ प्लेजर। हैव अ Same लवली here. वीकेंड। सेम है। हमारे व्यूअर्स ऑल्सो, यू ऑल्सो हैव अ लवली वीकेंड। शेफ अनम, इतना लवली खाना बनाया तो चलें आप भी एक लवली वीकेंड करें। डन हो गया, आपको इजाज़त है हमारी तरफ से। भाई सबका एक अच्छा सा पॉजिटिव ऑरा वाला वीकेंड गुजरे तो क्या ही बात है। हमने ऑरा की भी बात की, हमने आज तालीम की भी बात की, हांडी रोटी भी हमने पकाई। पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि आपकी भी सुबह हमारे साथ साथ खुशगवार गुजरे। लेकिन जो बातें हम यहाँ पे करते हैं, देखिए हम ही हाँ नाच गाने भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि पते की बात करें, ऐसी बात करें जो इंसान जिसके बारे में सोचे और फिर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। तो हमारी काविश में आप भी हिस्सा डालें, पार्टिसिपेट करके, और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू ऑन मंडे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। खुदा हाफिज़।